And today we are going to start what? The statistics. Okay. So today we will start the chapter and that is statistics. और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टैटिस्टिक्स में आपका बहुत ही थोड़ा पोर्शन 70% में है और जो आपका हिस्टोग्राम की वेरिएबल लेंथ वाला क्वेश्चन होता है वो नहीं है। समझ रहे इस चीज को? सिर्फ आपका जो है बार ग्राफ हिस्टोग्राम है और नॉर्मल यानी जो वेरिएबल वाला होता है वो आपके कोर्स में नहीं है, वो 30% में, वो हम बाद में देखेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपके कोर्स में नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। और मीन मीडियन आपका जो मीन मीडियन मोड होता है यानी सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो भी आपके 70% में नहीं है यानी डिलीटेड पोर्शन में है। तो जो आपका है कोर्स में स्टैटिस्टिक्स में, पहले हम उसको कवर करेंगे। दैट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, frequency distribution table, ungroup frequency distribution table, bar graph and histogram, only these topics। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, स्टैटिस्टिक्स जो बेसिकली जो स्टडी है, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें क्या होता है कि जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि आप एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसमें से एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। तो ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द स्टैटिस्टिक्स। ओके, मींस जहां पे हम क्या करते हैं कि एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यानी कि उस डेटा से, क्यों? क्योंकि डेटा जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम, याद रखिए, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा। उसको हम डेटा कहते हैं। यानी जो भी है, मैंने आपको बोला कि जाके एक फैमिली, जो फैमिली रह रही है, जाके देखिए उस फैमिली में कितने कितने लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, कितनी फैमिलीज है जो जॉब करती हैं, मतलब ये सारे डेटा। तो आप गए, आपने जब डेटा कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा। तो जब वो डेटा कलेक्ट होता है यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल के फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद उसका हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। फिर उसमें से हम क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं। हाँ भाई, 10 फैमिली हैं जिसमें से 4 फैमिली जो है बिजनेस करती है, 6 फैमिली जॉब करती है। तो ये सब जो हमने डेटा कलेक्ट की, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसको ऑर्गेनाइज किया, चाहे टेबल के फॉर्म में, चाहे ग्राफ की फॉर्म में, ताकि वो जो डेटा है वो आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद उसकी हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं। तो इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स कहां से आया है? स्टैटिस्टिक्स एक लैटिन वर्ड स्टेटस से आया है, और स्टेटस का मतलब क्या होता है? अ स्टेट, अ पॉलिटिकल स्टेट बेसिकली। ठीक है, मतलब क्या कंडीशन है? जैसे मिसाल के तौर पर क्लास में मुझसे पूछा जाए आपके क्लास में कितने बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं, तो वो एक डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना। और जब वो डेटा सामने आ जाएगा तो उससे मेरी क्लास की एक स्टेट पता चल जाएगी कि यस, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि 10 में से 4 बच्चे जो है मैथमेटिक्स पसंद करते हैं और 6 बच्चे जो है वो साइंस पसंद करते हैं। ओके, ठीक है, साइंस पसंद करते हैं। तो वहां से क्या हो रहा है कि एक स्टेट पता चल रही है, क्लास की कंडीशन पता चल रही है। तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं? हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब जब हम देखते हैं आगे स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है, एंड वी डू इट इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट? द कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, अपने क्लास के 20 स्टूडेंट की हाइट कलेक्ट कीजिए, उनका वेट कलेक्ट कीजिए। स्कूल में जो प्लांट्स हैं, कम से कम 15 प्लांट की हाइट निकालिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिलीज हैं, तो कितनी फैमिलीज हैं जो जॉब करती हैं, कितनी फैमिलीज हैं जो बिजनेस करती है। मतलब ये जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, और यहां पे जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक है, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो देखो, when the information collected by the investigator herself or himself with a definite object in his mind, the data obtained is called primary data। जैसे मैंने आपको एक टारगेट दिया,
और जब मैंने आपको टारगेट दिया कि जाइए और अपने क्लास में ये पता कीजिए कि कितने बच्चे जो हैं वो साइंस का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, तो मॉनिटर जाएगा, सबका नाम लिखेगा, कलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, यस और नो? नाम लिखेगा, भाई रोल नंबर 1 हाँ लाए हैं, रोल नंबर 2 नहीं लाए, रोल नंबर 3 लाए, रोल नंबर 4, ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये जो आप इंफॉर्मेशन अभी कलेक्ट कर रहे हो ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट द प्राइमरी डेटा। यानी आप एक टारगेट के साथ गए, आप एक माइंडसेट के साथ गए, आपको एक मोटिव दिया गया, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन जो एक, यानी कि जब हम कलेक्ट करते हैं, जो पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसमें से जब कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा। मींस द इंफॉर्मेशन व्हिच इज गैदर्ड फ्रॉम अ सोर्स, फ्रॉम अ डेटा व्हिच इज ऑलरेडी स्टोर्ड। तो जो ऑलरेडी स्टोर डेटा होता है, उससे जब इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, तो ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा। जैसे मैंने कहा कि जाइए, मेरे टेबल पे फाइल रखी हुई है और उसमें जाके देखिए, मैंने लिख रखा है कितने बच्चे प्रोजेक्ट लाए, कितने नहीं लाए। तो जरा परसेंटेज कैलकुलेट करके लाइए कि भाई कितने परसेंटेज बच्चे हैं वो प्रोजेक्ट लाए। तो आप जब गए तो आपको क्लास से नहीं कलेक्ट करना पड़ा, क्लास से किसी ने कलेक्ट किया, फिर उसके बाद वो जो कलेक्टेड डेटा था उसमें से किसी और ने आगे की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो वो जो सेकेंड पर्सन ने कलेक्ट की है वो क्या हो गया? हमारा सेकेंडरी डेटा। और जो एकदम पहले पर्सन ने कलेक्ट किया था जाके वहां पे, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? द प्राइमरी डेटा। पॉइंट समझ में आ गया? डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया? तो प्राइमरी डेटा किसको कहते हैं? व्हेन द इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो एक माइंडसेट के साथ जाके खुद से कलेक्ट करता है उस डेटा को, तो वो प्राइमरी डेटा है। और जो पहले से कलेक्टेड डेटा है उसमें से नेक्स्ट डेटा जो है और इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द सेकेंडरी डेटा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जैसे मैंने आपको बोला, टेबल के फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब देखो यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, और जो आपका डेटा प्रेजेंट होता है, यहां से मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट आई वांट टू से। अब यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक टेस्ट एज गिवन बिलो। यानी कि ये आपके सामने डेटा गिवन है, और ये 10 स्टूडेंट के मैथमेटिक्स के मार्क्स है, किसी के 55 है, किसी के 36 है, किसी के 95 है, 70, 60 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो डेटा आपके सामने है, ये बताओ, अगर मैं पूछूं कितने बच्चे इसमें से 70% एंड अबव स्कोर किए हैं, तो ये बताओ, बहुत जल्दी बता पाओगे या टाइम लगेगा? यस, बताइए चैट बॉक्स में। यस एवरीवन, ये बताओ, ये जो डेटा सामने आपके सामने लिखा हुआ है, अगर मैं पूछूं इसमें से कितने बच्चे हैं जो 70% से स्कोर अबव किए हुए हैं, तो ये बताइए कि आप आसानी से बता पाओगे या टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। वेरी गुड। रिया, टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि ये डेटा जो है ये अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, सही से ऑर्गेनाइज नहीं। अगर मैं पूछूं इसमें सबसे कम मार्क्स कितने हैं, तब भी आपको ढूंढने में टाइम लगेगा ना। ठीक है, देखो यहाँ पे 55 36, फिर आप देखोगे थोड़ा सा मुश्किल होगा,
तो यहाँ पे पता चला 25 जो है वो सबसे कम, तो टाइम लगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ये जो प्राइमरी डेटा है, और आपके सामने ये अनऑर्गेनाइज फॉर्म में जो है, इसको हम बोलते हैं रॉ डेटा। हम पहले यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में 25, 35, 60, 62, 73, 78, 95 ये हमने अरेंज किया। 25 मार्क्स कितने हैं? 95। 70% से ऊपर कितने बच्चे आपका देखो? 1 2 3 4, यस और नो? तो सिर्फ एक डेटा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने में, देखो वो डेटा आपके सामने कितनी से इंफॉर्मेशन निकालना कितना आपके लिए, इस वजह से प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बात करेंगे। अब यहां पे जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नेटवर्क इश्यू है आज, ज्यादा, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि अब ये डेटा हमने कलेक्ट किया 10 स्टूडेंट्स का, मैथमेटिक्स के मार्क्स का। तो सबसे कम 25 आया और सबसे ज्यादा क्या? 95। तो जब आप ये मैक्सिमम वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं, तो ये जो वैल्यू आती है इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द डेटा। मतलब ये जो टोटल मार्क्स है, ये कहां से कहां तक रेंज कर रहे हैं वो आपको बताता है। इज दैट क्लियर? तो जब भी रेंज ऑफ डेटा निकालना होगा, तो हम उस डेटा में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको माइनस करते हैं, जो वैल्यू आती है वो उसका रेंज होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने डेटा के बारे में सीखा, हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में सीखा। स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं? उस स्टडी में जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाए, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, फिर उसकी एनालिसिस की जाए, फिर उसमें से हम इंटरप्रिटेशन करें। ठीक है, तो ये सब जब हम करते हैं, बोर्ड तो यहां से बेटा प्रेजेंट हो रहा है, बोर्ड सबको नहीं दिख रहा है? बोर्ड विजिबल है? यस और नो? यस, अब विजिबल है बेटा। लेट मी चेंज द रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड टू हाई डेफिनेशन। यस, ओके। तो अब हमने क्या सीखा? स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स वो स्टडी है जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसकी एनालिसिस की जाती है, और ताकि हम उसमें से और इंफॉर्मेशन को डिड्यूस कर सके, निकाल सके। तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने ये सीखा प्राइमरी डेटा किसको कहते हैं, सेकेंडरी डेटा किसको कहते हैं, और फिर हमने देखा रॉ डेटा किसको कहते हैं, और ऑर्गेनाइज करके डेटा से इंटरप्रिटेशन करना कितना आसान हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ऑर्गेनाइजेशन करना जरूरी है। ठीक है, और डेटा को सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में बोल रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है? कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100, यानी 100 में से ये मार्क्स दिए गए हैं
30 बच्चों के मार्क्स हैं, यानी 9th क्लास में 30 बच्चों के ये मार्क्स हैं 100 में, 100 में। किसी को 10 मिला, किसी को 20 मिला, किसी को 36, किसी को 92। अब देखो ये जो डेटा आपके सामने, दिस इज व्हाट द रॉ डेटा, एकदम अनऑर्गेनाइज्ड है। अब इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी तो बेटा परेशानी होगी ना बताने में, यस और नो, कि कितने बच्चे हैं जो 50% से अबव पाए, या सबसे कम, या सबसे ज्यादा। कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी तो क्या होगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अब जब हम इस डेटा को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, कि देखो अब वहां पे क्या था, ऊपर हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ अरेंज करना सीखा। अगर यही वैल्यूज आपके पास ज्यादा है तो फिर क्या होगा, उस डेटा को देखो हम टेबल फॉर्म में रखा हमने, ठीक है, क्या टेबल फॉर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो कॉलम हमने बनाए, एक में बनाए हमने मार्क्स, और 8th क्लास में ऑलरेडी आप ये सब पढ़ चुके हैं। एक कॉलम में हमने मार्क्स बनाए और दूसरी तरफ कितने स्टूडेंट्स उस मार्क वाले हैं, जैसे 10 वाले कितने हैं। तो देखो अब जब हमने मार्क्स लिखना शुरू किया तो एक एक करके हमने सेलेक्ट किया, देखो 10 फिर 20 वाले जो जो मार्क्स थे, देखो असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा इसको, दिख रहा है। अब 10 वाले कितने थे, 1, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, नंबर ऑफ टाइम एक डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक, यानी 10 कितने स्टूडेंट के, एक स्टूडेंट के, 20 कितने स्टूडेंट्स के, एक, 36 कितने स्टूडेंट्स के, 3। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी। और जब सारी फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करोगे तो वो जो नंबर है वो किसके बराबर आएगा, वो नंबर आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर, देखो 30 के बराबर आएगा। तो ये जब हम टेबल के फॉर्म में करते हैं, अब देखो यहां पे मैं आपसे पूछूंगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 70% से ऊपर आए हैं, तो 70% से ऊपर यहां से काउंट होगा। तो देखो 1 2 4 7 8, यानी आप फौरन बता दोगे 8 स्टूडेंट्स हैं जिनका 70% से ऊपर आए। तो हमारे लिए डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस बहुत आसान हो गई, सिर्फ हमने इसको किस फॉर्म में कर दिया, टेबल के फॉर्म में। क्लियर। अच्छा, जो डेटा हमारे मार्क्स हैं इनको हमने ग्रुप नहीं किया, हमने इसको किस में रखा, ये अनग्रुप्ड है। तो ऐसी टेबल को हम बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर। जैसे अगर हम देखें इसको तो क्या बोल रहा है, दिस इज कॉल्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और सिंपली अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ सी, नाउ वी हैव ऑर्गेनाइज्ड द डेटा इन द टेबुलर फॉर्म, यानी कि हमने टेबुलर फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इज दैट क्लियर। और ये आपने 8th क्लास में भी सीखा था, जब आपके सामने एक डेटा था, जैसे यहाँ पे नंबर 30 स्टूडेंट के मार्क्स आपको दिए गए, ठीक है, 30 स्टूडेंट के मार्क्स आपको दिए गए और ये 30 स्टूडेंट के मार्क्स आपके सामने है, और ये जो रॉ डेटा है इसमें से आपको इंफॉर्मेशन डिड्यूस करना, इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो आपने क्या किया, इसको प्रेजेंट किया, आपने ऑर्गेनाइज किया किस फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, और आपने सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट किया और उसके नंबर को सामने लिखा कितने स्टूडेंट हैं। तो ये जो टेबल आपने बनाई है ये कहलाती है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? इज दैट क्लियर? जैसे एग्जांपल 3 है, अब एग्जांपल 3 में क्या कह रहा है, 1 महोत्सव के दिन 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल, यानी हर स्कूल में 100 प्लांट, यानी यहां पे ये जो प्रेजेंट हो रहा है ना, यहां पे ये जो प्रेजेंट है, यानी एक स्कूल में 100 प्लांट, ये 100 स्कूल्स है, ठीक है, 10 इंटू 10, यानी टोटल स्कूल्स कितने, 100 स्कूल्स, और हर स्कूल में 100 प्लांट लगाए गए। ये कह रहा है कि आफ्टर 1 मंथ द नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी 100 प्लांट लगाए गए वन महोत्सव में, और एक महीने के बाद एक स्कूल में 95 से प्लांट बचे, किसी में 67, किसी में 28, किसी में 32, किसी में 65, यानी इतने इतने प्लांट्स एक महीने के बाद बचे।
तो ये पूरे 100 स्कूल का डेटा आपके सामने लिया हुआ है। तो अब बताओ 100 स्कूल्स का डेटा आपके सामने है, यानी कितना, तो ये आपका कौन सा डेटा हो गया, रॉ डेटा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, टू प्रेजेंट दिस। अब देखो, अभी शुरू में हमने, क्योंकि हमारा डेटा यहां पे क्या था, कम था, 30 लोग थे, तो हमने यहां पे अनग्रुप कर दिया। लेकिन अब यहां पे क्या है, 100 बच्चे, यानी 100 स्कूल है। तो 100 स्कूल को लिखना वन बाय वन, एक एक करके, ये बताओ आपका टेबल लंबा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, ये वाली आपका टेबल जो है वो लेंदी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100 स्कूल का डेटा। तो 100 स्कूल का डेटा लिखने के लिए अगर आप उसके लिए सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो अब ऐसा डेटा जिसमें नंबर्स बहुत ज्यादा है, डेटा का नंबर बहुत ज्यादा है, वहां पे हम बनाते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो, अब ये 100 स्कूल का डेटा, 100 स्कूल का डेटा एक छोटी सी टेबल में आ गया। अब जब हम ग्रुप, ये क्या कहलाता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दिस इज कॉल्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर उसके बाद 40 टू 49। देखो, अब यहां पे 99 का इन्होंने गैप रखा हुआ है, यानी कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पे। तो जब हम ग्रुप्स बनाते हैं तो ये गैप्स इक्वल होने चाहिए, पहली चीज। ठीक है, तो अब यहां पे जब हमने लिया 20 टू 29, तो ये जो एक ग्रुप होता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो एक ग्रुप है 20 टू 29, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। दैट इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल। देखिए, इसको क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल। 30 टू 39 इसका क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल में जो मिनिमम वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होती है इस क्लास इंटरवल में, इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। ठीक है, क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट, द अपर लिमिट। ठीक है, और अब देखो इसमें डिफरेंस कितना है। सर स्क्रीन नहीं दिख 20 रही है। टू 29 कितने का डिफरेंस हुआ? 9 का। 30 टू 39 कितना डिफरेंस हुआ? कितना डिफरेंस हुआ? 9 का। सब में 9 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नहीं दिख रहा है कि जब आप अपर लिमिट को माइनस करते हैं लोअर, यानी लोअर लिमिट में को अपर लिमिट सर माइनस बोर्ड करते दिख हैं, रहा है। तो वो जो वैल्यू आती है, इसको आप क्या बोलते हो? क्लास साइज। ठीक है, क्या बोलते हो? क्लास साइज। तो ये जो ग्रुप है, इसको हम क्या
Okay, now it's visible. Okay, तो फिर से इसको देख लेते हैं। देखो, तो मैंने क्या बताया, जब हम प्रेजेंट करते हैं मींस जब ग्रुप करते हैं, क्यों? क्योंकि जब हमारे पास बड़े डेटा होते हैं तो एक एक वैल्यू को अलग अलग लिखेंगे तो बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, ग्रुप तैयार करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ये जो एक एक ग्रुप तैयार होता है इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। हर क्लास इंटरवल में जो लोअर, ये जो कम वैल्यू होती है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द लोअर लिमिट। और यहां पे जो हायर वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। और जब हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो वो हमें देता है क्लास साइज, वो हमें देता है क्लास साइज। यानी अगर हम इस डेटा की बात करें तो यहां पे जो क्लास साइज है वो कितना है, 9 का, मींस 9 के डिफरेंस। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जब हम ग्रुप करते हैं तो ग्रुप में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो क्लास साइज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और इतना डिफरेंस जरूरी कि 9 का, हम 10 का भी डिफरेंस लेते हैं, 5 का भी डिफरेंस लेते हैं, 2 का भी डिफरेंस लेते हैं, डिपेंडिंग कि डेटा कितना बड़ा डेटा है। ठीक है, तो यहां पे जब हमने जो 100 स्कूल में प्लांट्स लगाए गए तो हर स्कूल में जो 100 प्लांट्स लगाए गए उसमें से कितने सरवाइव किए, इसको देखने के लिए, यानी अगर इसको देखा गया तो डेटा कलेक्ट किया गया, तो ये हुआ कि भाई जिस स्कूल में 20 से 29 प्लांट्स थे, 20 से 29, तो कितने स्कूल्स थे, 3। उसका टेलीमार्क्स भी बना है। टेलीमार्क्स में क्या करते हैं, 1 आपका रिप्रेजेंट करता है 1 मार्क्स से, 2 रिप्रेजेंट करता है 2 स्ट्रेट लाइन, 3 रिप्रेजेंट करता है 3 स्ट्रेट लाइन, 4 रिप्रेजेंट करता है 4 स्ट्रेट लाइन, और 5 रिप्रेजेंट करता है 4 स्ट्रेट लाइन एंड। तो यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब 20 से 29 के बीच में 3 स्कूल्स ऐसे हैं जिनका जो है क्या होगा कि उनके पेड़ जो सरवाइव कर रहे हैं वो कितने, 20 टू 29 के बीच में। दूसरा 30 टू 39 के बीच में जो पेड़ सरवाइव किए, तो ऐसे स्कूल्स कितने हैं, 14। ठीक है, अब उसमें 2 या उससे ज्यादा स्कूल्स भी हो सकते हैं। देखो, अब जब हम ले रहे हैं 30 टू 39 के बीच में, तो अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे, 30 टू 39 को सर्च करेंगे। ठीक है भाई, 30 टू 39 के बीच में कौन से आएंगे, देखो अगर यहाँ पे हम सर्च करें तो एक ये हो गया 32, 1, 2, फिर उसके बाद ये 3। ठीक है, तो इस टाइप से हम सर्च करेंगे तो टोटल कितने स्कूल्स मिले, जिनके जहां पे 30 से लेकर 39 तक पेड़ सरवाइव कर चुके हैं, यानी सरवाइव कर रहे हैं, तो वो ऐसे स्कूल्स कितने, 49। तो इस तरह से हमने कलेक्ट किया। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पे देखो टोटल जब फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो किसके बराबर आ गया, 100, यानी 100 के इक्वल आ गया। यहाँ पे पॉइंट क्या ध्यान देने वाला है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, जब हम ग्रुप बनाए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पहला ग्रुप जो है, पहला क्लास इंटरवल है, ये 29 पे एंड किया, और अगला क्लास इंटरवल स्टार्ट किस पे किया, 30 पे। ये क्लास इंटरवल एंड किया 39 पे, और ये स्टार्ट किस पे किया, अगला वाला 40 पे। तो देखो, ये 39 पे एंड किया, ये 40 पे स्टार्ट हुआ। तो यहां पे जब अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होती हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने लिया 5 टू 10, ठीक है, 11 टू 16, 17 टू 22। अब देखो सब में 5 का डिफरेंस है, लेकिन जितने क्लास इंटरवल हैं कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि एक तो असेंडिंग ऑर्डर में, दूसरा जो अपर लिमिट एंड कर रहा है, देखो सॉरी, अपर लिमिट जो एंड कर रहा है और नेक्स्ट फ्री क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है, ये दोनों सेम नहीं है। ये 10 है तो ये 11 से स्टार्ट हो रहा है, ये 16 पे एंड कर रहा है तो 17 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटीन्यूअस। लेकिन आमतौर से जो हम टेबल बनाते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, अपने क्वेश्चंस के लिए, वो क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है। वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अब देखो,
यहां पे जब हमने बनाया इसको, ये बताओ ऐसा स्कूल जिसमें 29 प्लांट सरवाइव किए, तो वो वाला स्कूल इस ग्रुप में काउंट होगा ना, जिसमें 29 प्लांट्स हैं। और ऐसा स्कूल जिसमें 30 प्लांट्स है या 33 है या 35 है या 39 तक, तो ये सारे के सारे स्कूल्स इस ग्रुप में आएंगे, यस और नो? ये बताओ क्या हम 29 को इस ग्रुप में भी ले सकते हैं और इस ग्रुप में भी ले सकते हैं? नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं या बनाते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं, उसको कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस से हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में उसको रखते हैं। कैसे? लेट मी शो यू। अब जैसे यहां पे एक डेटा दिया गया हुआ है, लेट अस नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। गिवन द वेट्स ऑफ 38 स्टूडेंट, 38 स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है और उसकी टेबल पहले से यहां पे बना दी गई है। मींस और उसका ग्रुप बना दिया गया, मतलब 31 टू 35 के बीच में नो स्टूडेंट। 36, अब देखो यहाँ पे 35 पे एंड कर रहा है और ये 36 से स्टार्ट कर रहा है, ये डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। लेकिन जब हम टेबल बनाएंगे, जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं या फिर सॉल्व करते हैं, तो फिर हम इस टेबल को क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, क्लियर। और हम जनरली जो भी टेबल आगे बनाएंगे वो सब कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे, मतलब कैसे? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है। मींस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपके क्लास इंटरवल है, तो ये 10 पे एंड कर रहा है और 10 से शुरू हो रहा है, तो ये कॉन्टिन्यू इस टाइप से रखते हैं। लेकिन याद रखो, मान लो ये वेट होता है यहाँ पे 31 टू 35, ठीक है, 35 टू 39, चार चार का डिफरेंस है। अब ये 35 पे एंड कर रहा है और ये ग्रुप जो है क्लास इंटरवल 35 से स्टार्ट कर रहा है। कोई बच्चा है 35 केजी वाले, 35 केजी वाले 5 बच्चे मान लो। ये बताओ 35 इसमें ऐड करोगे या इसमें ऐड करोगे या दोनों में ऐड करोगे? यानी 35 केजी वाले 5 बच्चे इस ग्रुप में रखोगे या इस ग्रुप में रखोगे या दोनों ग्रुप में रखा जाएगा? जैसे यहां पे 35 पे एंड कर गया, ये 36 से स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 35 वाला इसी ग्रुप में रखा जाएगा। लेकिन ये 35 पे एंड कर रहा है और ये 35 पे शुरू हो रहा है। देखो दोनों ग्रुप में नहीं रखेंगे, अगर दोनों ग्रुप में रखोगे तो एक वैल्यू दो बार रिपीट कर जाएगी और आपकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी वो गलत आएगी, ठीक है। किसी एक में रखेंगे, वेरी गुड। तो किस में रखते हैं? देखो अगर मान लो 35 है, तो 35 जिसमें स्टार्ट हो रहा है, 35 जिसमें एंड हो रहा है, इसमें नहीं। मतलब अगर यहां पे दिया हुआ है 31 टू 35 और दिया हुआ है 35 टू 39, तो इस ग्रुप में हम 31 टू 34 वाले तक बस लेंगे, 34 वाले तक बस। 35 को इसमें नहीं काउंट करेंगे, 35 को इसमें काउंट करेंगे। नेक्स्ट 39 टू 43 हो, ठीक है। तो 39 टू 43 में तो 39 इसमें भी इसमें भी है, तो 39 वाला अगर है तो 39 इसमें नहीं काउंट करेंगे, 39 इस वाले में काउंट। समझ रहे हैं? यानी वो वैल्यू जो लोअर लिमिट वाली जिस फ्रीक्वेंसी जो क्लास इंटरवल में हो उसमें काउंट करते हैं। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो कॉन्टिन्यूअस में जब हम काउंटिंग करेंगे और फ्रीक्वेंसी रखेंगे, तो जो वैल्यू है, जैसे ये 35 यहां भी है, 35 से यहां पे स्टार्ट करना है, तो 35 वाला इसमें काउंट करेंगे, इसमें काउंट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? यस और नो? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। अब देखो मैंने आपको बताया कि जब कोई वैल्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपकी डिसकंटीन्यूअस है, तो इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कैसे करते हैं? सबसे पहले किसी दो क्लास इंटरवल को ले लें। अब देखो
इस क्लास इंटरवल में अपर लिमिट क्या है 35, इस क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट क्या है 36। ठीक है, तो किसी दो को, कोई भी दो, तो जाहिर सी बात है पहले दो को लेते हैं। तो अब 36 में से 35 माइनस करो और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये करते हैं। तो कितना आएगा 1/2 मतलब 0.5। अब ये जो वैल्यू आती है 0.5 लोअर लिमिट में 0.5, ये जो वैल्यू आई, देखो पहले इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी तो ये वैल्यू लोअर लिमिट में, हर क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और अपर लिमिट में हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखो 31 में से 0.5 जब माइनस करोगे तो क्या आएगा 30.5 और अपर लिमिट में जब प्लस करोगे तो क्या आएगा 35.5। अब सेकंड, अब ये वाली वैल्यू वही रहेगी, सेम रहेगी बेटा 9। ठीक है, इसमें कोई चीज नहीं आएगा। सेकंड अब 36 है, तो 36 में 0.5 माइनस करो, क्या आएगा 35.5। अब देखो ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट सेम हो गई, और इसके में क्या होगा प्लस 40.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट क्लास इंटरवल लेंगे, 41 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40.5, देखो दोनों सेम हो गया, और 45 में 0.5 प्लस करेंगे 45.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, इसी तरह से 46 में 0.5 माइनस करेंगे तो 45.5 हो जाएगा, और 50 में 0.5 ऐड करेंगे तो 50.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए ये 4 मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे लिख दिया। तो अगर डिसकंटीन्यूअस फॉर्म है तो सबसे पहले हम उसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, अगर कुछ नहीं है तो हम डायरेक्टली जो टेबल अपनी ड्रॉ करेंगे वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में करेंगे। जो क्लास इंटरवल लेंगे वो डिपेंड करेगा उस डेटा में सबसे छोटी वैल्यू कितनी है और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है और रेंज उसका कितना है, उसके हिसाब से हम गैप डिसाइड करेंगे, यानी क्लास साइज डिसाइड करेंगे कि 2 का लेना है, 5 का लेना है या 10 का लेना है। पॉइंट क्लियर हुआ? कैसे हम डिसकंटीन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे? देखो ये कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया आपके सामने। ठीक है, तो देखो बार ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं चाहिए होता है, लेकिन हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी यानी कि ये वाला टेबल आपको चाहिए, ये वाला। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इज दैट क्लियर? अब जैसे एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, आपके सामने बुक्स हैं, क्योंकि ये अब स्क्रीन में हटाऊंगा। आप सबके सामने बुक्स रखी हुई हैं? क्योंकि एग्जाम्पल हमने समझ लिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं बोर्ड पे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ठीक है, तब तक जब तक डिस्कस करें तब तक ये कह रहे 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड किया गया, किसी स्टूडेंट का ए आया, किसी का बी, किसी का ओ। ठीक है, किसी का ओ, किसी का ए बी, लाइक दिस, बिकॉज वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ब्लड, ए बी ओ एंड ए बी। तो ये 30 स्टूडेंट का ब्लड जो है वो ग्रुप रिकॉर्ड है। ये कह रहा है रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए अब यहां पे क्या है आपके पास, टाइप ऑफ ब्लड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब हम टेबल ड्रॉ करेंगे, और टेबल हमेशा याद रखिए, टेबल ऐसा नहीं है कि जो है कितनी लंबी बना दिया, ठीक है, कितनी भी चौड़ी बना दिया। याद रखिए जब हम टेबल हमेशा पेंसिल से बनाएं, ताकि जब आप उसको एंड करें
तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डेटा आपका खत्म हो गया और यहां से यहां तक सब खाली है, नहीं, ताकि आप उसको रबड़ से मिटा के बाद में टेबल को वहीं पे एंड कर दो। ठीक है, तो दो कॉलम बनाए हमने, एक में क्या लिया, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स या ब्लड ग्रुप्स हमने लिया, और एक में लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चार तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, आप लोगों की कॉपी में ऑलरेडी लाइंस बनी होती है। ठीक है, दैट इज ए, देन बी, देन ओ, देन ए बी। ठीक है, चार तरह के ब्लड ग्रुप्स। अब जब हम इसको काउंट करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए, तो पहले ए को काउंट करते हैं। तो ए वाले, लेट मी चूज द मार्कर। देखिए ए वाले कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके सामने रॉ डेटा था, तो इसका मतलब कितने हो गए, 9 स्टूडेंट्स ने ए ब्लड ग्रुप के। ठीक है, उसके बाद आते हैं बी पे, तो बी वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स बी ब्लड ग्रुप के, 6। उसके बाद आते हैं ओ पे, तो ओ वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो ओ वाले कितने हो गए, दैट इज 12। ठीक है, अब आते हैं एबी पे, अब एबी वाले कितने हो गए, 1 2 3। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे काउंटिंग हो। अब जब हो जाए यहाँ पे ना बेटा, जब ये हो जाए तो टोटल जरूर करके एक बार चेक कर लीजिए, टोटल। ठीक है, टोटल जरूर चेक कर लें कि कितना आया है, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी सेम आनी चाहिए। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, टोटल, तो जब टोटल किया कितने, 9 6 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 12 30, तो टोटल 30 स्टूडेंट्स थे। 30 आ भी रहा है, इसका मतलब आपने सही काउंटिंग किया है। तो ये आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। अब आगे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट। तो अब इससे इंटरप्रेट करना देखो कितना आसान, मोस्ट कॉमन वो होगा जो सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप इज द मोस्ट कॉमन, ओ ब्लड ग्रुप इज द मोस्ट कॉमन। आप इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, मैं तो बस स्पेस की वजह से इधर लिख रहा हूं, द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। और कौन सा रेयरेस्ट है, तो जो सबसे कम है, तो इसका मतलब AB इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, AB इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। अब देखो, जब आपने इसको ऑर्गेनाइज किया डेटा को, तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सा कॉमन है कौन सा रेयरेस्ट है, देखो कितनी जल्दी बता दिया। और यही अगर आप यहां पे देखते और यहां पे मैं आपसे पूछता इस जगह पे, तो ये बताओ, बताना इजी होता है या मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है? रॉ डेटा में बताना मुश्किल होता है या आसान होता है? हार्ड होता है। ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि हमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया, उससे देखो इंटरप्रिटेशंस मिल गए ना, कौन सबसे कॉमन है कौन सबसे रेयरेस्ट है, ये सारी चीजें सिंपल हो गई बताना। ठीक है, दैट इज व्हाट द स्टैटिस्टिक्स इज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, यानी 40 इंजीनियर्स का डिस्टेंस, यानी घर से उनके जहां काम वो करते हैं कितने किलोमीटर। तो एक इंजीनियर का 5 किलोमीटर दूर घर से वर्कशॉप पड़ता है, दूसरे का 3, किसी का 10 किलोमीटर, किसी का 20 किलोमीटर। ये तो ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 for the data given up as an interval of 0 to 5, जिसमें 5 इंक्लूडेड नहीं होगा, मतलब हमें कॉन्टिन्यूअस बनाना। तो कह रहा है 5-5, पहले ही आपके लिए आसान कर दिया कि 5-5 के गैप पे बनाइए और 0 to 5 स्टार्ट कीजिए।
ठीक है, 0 से स्टार्ट कीजिए। तो देखो 0 से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, सबसे बड़ी वैल्यू जल्दी से ढूंढ करके बताओ मुझे, जल्दी से ढूंढ करके बताओ सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, कौन सी है? इस पूरे 40 इंजीनियर्स के जितने किलोमीटर्स पड़ते हैं वर्कशॉप तक, तो इस सारे 40 डेटा में 40 जो वैल्यूज दी हुए, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? क्वेश्चन, अच्छा अच्छा, ओके। यस, देखो यहां पे क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, 40 इंजीनियर का घर उनके जहां वो जॉब करते हैं कितने किलोमीटर दूर पड़ता है, ये आपको दिया हुआ। तो ये कह रहा है ये जो डेटा है इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, जिसमें क्लास इंटरवल 0 to 5 का लेंगे, 5 इंक्लूडेड नहीं होगा, मतलब कंटिन्यूअस, और 5 का क्लास साइज होना चाहिए, यानी 0 to 5, 5 to 10। तो अब क्लास इंटरवल बनाने के लिए हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो पहले से ही बता दिया, 0 to 5 यहां से स्टार्टिंग करनी है, तो अब हमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू पूरे डेटा में क्या है, देखिए 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 कौन सी है, दैट इज द 32। तो इसका मतलब जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो हमारी ग्रुपिंग जो होगी दैट विल बी मैक्सिमम वहां तक जाएगा जहां पे 32 इंक्लूड हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डिस्टेंस इन किलोमीटर, यानी पहले हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहां पे होगा डिस्टेंस इन किलोमीटर, और यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ इंजीनियर्स, यानी कितने इंजीनियर्स हैं जिनका घर उतने उतने किलोमीटर, 0 5 से स्टार्ट करना है, तो क्लास इंटरवल पहले इसे बना ले, ठीक है। तो ये होगा 0 to 5, देन 5 to 10, देन 10 to 15, then 15 to 20, then 20 to 25, then 25 to 30, and then 30 to 35। इसके बाद हम अपने टेबल को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब 5 जो है वो इसमें काउंट होगा, इसमें नहीं। 10 जो है वो इसमें काउंट होगा, इसमें नहीं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो पहले यानी 0 to 5 किलोमीटर मतलब क्या हो गया, हमें सर्च करना है 0 to 4 वाले, 0 to 4 वाले, 5 वाले नहीं, 5 इसमें काउंट करेंगे। तो 0 to 5 तो लिखा, लेकिन 0 to 4 वाले हम सर्च करेंगे, कितने इंजीनियर्स हैं जो 0 to 4 किलोमीटर्स में रेंज करते हैं। तो एक तो ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, ये हो गया 5, ठीक है, 5 इंजीनियर्स, ठीक है। उसके बाद 5 सर्च क्या करना है, 5 to 9, ठीक है। तो वाले हम सर्च करेंगे 5 इंक्लूडेड,
सर सर कहाँ चले गए? आज बहुत ज्यादा इशू है। ओके चलिए करते हैं। तो 32-35 वाले में 32-35 वाले में कितने हैं? ओनली वन, दैट इज 32। ठीक है, अब जब हम इसको लिख लें तो एक बार काउंट कर लें। इसीलिए जब हम काउंट करें, देखो 16 + 10 26 + 9 कितने हो गया? 35 36 37 38। तो देखो यहां पे कितना आ रहा है? ओ 16 + 10 26। ओ ये कौन सा छूट गया फिर? देखो टोटल 40 इंजीनियर्स है और हमारा काउंटिंग में क्या आ रहा है? 38 आ रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई छूट गया। देखा यहां पे देखो, हाँ ये देखो ये छूट गया 31। ठीक है 31 छूट गया। तो 31 किस में आएगा? 31 आएगा हमारा इसमें, तो ये हो गया 2। ये हो जाएगा 11 + 16 26 9 35 2 37 39। एक और छूट गया कोई? काउंटिंग में हो सकता है। देखो अब यही होता है, अब देखो यही होता है, एक कोई भी मिस होगा तो फिर आपको फिर से काउंटिंग करना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? चलो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं अब आपको असाइनमेंट में देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि अब टाइम भी आपको रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसको लिख लीजिए। अभी वो चला भी जाएगा लेकिन तब तक आप करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज 14.2, ये आपका असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन करके रखेंगे, जैसे ही असाइनमेंट पहुंचेगा उस पर आप इसको अपलोड कर दीजिएगा। कल फिर इसके आगे और देखते हैं। ठीक है।